नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की पहली सूचना सीधे आपको मिल सके। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ दो समृद्ध हमारे अतिथि वक्ता, दोनों रक्षा के बैकग्राउंड से, भारतीय सेना के बैकग्राउंड से। आइए स्वागत कर लेते हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का। सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और दर्शकों, हमारे अपने कर्नल मयंक चौबे साहब। मयंक सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों, दुबई एयर शो में हमारा तेजस, हमारा इंडिजिनस, हमारा शौर्य, भारत रक्षा उत्पादन का प्रणेता आप कह सकते हैं, आप उसे एम्बेसडर कह सकते हैं। उसके साथ वायु दुर्घटना हुई और जिसमें हमने अपने एक जांबाज पायलट को भी खोया। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और कल मयंक सर के साथ मैं रात के 9 बजे जब लाइव था तो बात होते होते उसी बीच में ये बात आई कि क्यों न तेजस की इस पूरे हादसे और इसके आगे पीछे हो रही उन तमाम बातों पर वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ, एक ऐसे भारतीय सेना के पुरुष जिन्होंने खुद ये सारी चीजें हैंडल की हैं, विग 21 से इजेक्ट किया है, इनसे बेहतर कौन हो सकता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं उस दुखद घटना और जिसमें हमने अपने एक भारतीय सेना के अदम्य सपूत को खोया है। क्या हो सकती हैं दुर्घटना के कारण, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आज की चर्चा शुरुआत करते हैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर से। देवनाथ सर, बहुत सारी बातें हो गई, मैंने भी जो कहना था कह दिया। सर, इस तरह की दुर्घटना पहले तो तेजस के साथ जो हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? और दर्शकों, बीच बीच में हम आपको कुछ ग्राफिक्स, कुछ आपको वीडियोस दिखाएंगे जिसमें किस तरीके से इस दुर्घटना के बाद सम्मान दिया गया, रशियन जेट्स ने सम्मान दिया, उसके बाद वहां पर दिवंगत होने के बाद किस तरीके से दुबई की सेना ने अपना ऑनर पेश किया, ये सब हम आपको दिखाते चलेंगे। देवनाथ सर, ओवर टू यू प्लीज। जी हाँ, बहुत ही दुखदाई घटना है, लेकिन मैं शुरुआत ही लेकिन शब्दों के साथ कर रहा हूं कि हम इससे जो वायुसेना ज्वाइन करते हैं या आर्मी या नेवी भी ज्वाइन करते हैं, हमें पता होता है कि हमारा जीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों से भरा होने वाला है, चैलेंजेस होंगे और बीच बीच में किसी किसी को देश के लिए अपना पसीना, कभी कभी खून और कभी कभी देश के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़ेगा। यह उसी श्रृंखला में एक शहीद अफसर की याद में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। होता यह है कि इंडियन एयरफोर्स में जब हम पायलट बनते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान हम सबकी एक साइकोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा। आपके पायलट के करियर के दौरान आपको अपनी मशीन से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। इसी दौरान आपको खुद का जो शरीर है इसको भी फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को भी अक्सर भगवान ने जैसा बनाया है, शायद सबसे ज्यादा उससे आपको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तीसरी बात है कि एनवायरनमेंट जो है, आबो हवा बहुत चैलेंजिंग होता है। चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो, रेडार कंट्रोलर हो, मौसम हो, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम हो, सब कोशिश करते हैं कि पायलट को और उसके मशीन को यानी हवाई जहाज को हर तरह से सपोर्ट दें। लेकिन किसी भी सिस्टम की तरह से एनवायरनमेंट जो है, फ्लाइंग एनवायरनमेंट भी है, हर 100 में से एक बार या 1000 में से एक बार फिसल जाता है। अभी दुबई में जो हुआ उसके क्रैश के बाद यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि एग्जैक्ट कारण क्या हुआ है, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एयर क्रैश होना एविएशन वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन है। कभी इसकी वजह तकनीकी फेलियर होती है, कभी इसकी वजह मौसम होती है, कभी इसकी वजह
ह्यूमन एरर, यानी चाहे वो इंजीनियरिंग सपोर्ट हो या जो पायलट क्रू जो फ्लाई कर रहा है उनकी तरफ से कुछ चूक हो जाए। लेकिन मैं फिर से यही बताना चाहता हूं कि ह्यूमन एरर जो है, जो चूक का सवाल आता है, देखिए जानबूझ के तो कोई पायलट करता नहीं है कोई चूक। होता यह है कि एयर शो के दौरान एक पायलट को अपने जहाज को कई तरीके से मैनूवर करना पड़ता है। दाएं घुमाओ, बाएं घुमाओ, नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ। एरो शो के दौरान एम क्या है, दुनिया भर के जो बाकी लोग हैं उनको सुंदर तरीके से प्रभावित करना, ताकि वह आपके देश की तारीफ करें, आपके मशीन की तारीफ करें। लेकिन इस एयर शो के दौरान शायद, जैसा कि हमेशा होता है, कि 100 में से एक कोई फैक्टर स्लिप हो गया। चूक नहीं कहूंगा, लेकिन शायद एक्सीड हो गया। जजमेंट थोड़ा सा आगे चला गया। जी बिल्कुल सर। और दर्शकों, आप देख रहे हैं उसके बाद दुर्घटना के बाद वो सारी चीज़ें, वो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अब चलना चाहूँगा कर्नल साहब आपके पास। कर्नल साहब, सोशल मीडिया का युग है, हालांकि इसके अपने फायदे भी हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं, और ट्रोलर्स तो हर तरफ हैं। और हमारे यहाँ जिस आधे मोर्चे की बात की जाती है, हमारे दर्शक कहते हैं साहब ये आधा मोर्चा अब आधा मोर्चा नहीं रहा जो जनरल साहब ने कहा था, बल्कि अब ये 1.5 मोर्चा, 2 मोर्चा, 2.5 मोर्चा भी रह गया है। तो हमारे एनिमीज अगर इस तरह की किसी दुर्घटना के बाद अगर ट्रोल कर रहे हो तो ये समझ में आता है। लेकिन भारत के लोग, सो कॉल्ड कथित रूप से अपने आप को भारत का कहने वाले, उन आधा मोर्चा में मैं केवल एक किसी समुदाय विशेष को ही शामिल नहीं मानता हूं। जो भी हमारी भारतीय सेना के साथ मजाक करे, और इस तरह के दुख के क्षण में जब हर एक भारतीय की आंख नम है, कल लाइव करते करते मुझे सर भावुक, मैं भावुक हो गया। जिस तरह से दिवंगत हमारे सपूत की पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ क्रिमेशन में दिखी, तो ये हम सबके लिए दुख का। लेकिन ऐसे एलिमेंट भी क्यों हैं मौजूद? और जैसा कि ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो क्या सेना हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती है? और तैयार रहती ही है, जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा। लेकिन सर, ये कौन से लोग हैं जो अपने आप को भारतीय भी कहते हैं और इस तरह की हरकतें भी उनकी दिखाई देती हैं समय समय पर? कर्नल साहब। अवनीश जी, मैं कहूंगा कि अगर गिरा हुआ बोलूं तो भी ये शब्द कम है। आपको ध्यान होगा कारगिल युद्ध के समय भारत सरकार ने पहली बार प्रावधान किया था कि जो व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होता है उसका पार्थिव शरीर जो है वो पूरे सम्मान के साथ उसके घर पहुंचाया जाए। अब ये डिसीजन जो लिया गया था उस समय हमारी सेना उस चीज के लिए तैयार नहीं थी। तो आनन फानन में ताबूत खरीदे गए और ताबूत जो थे वो युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाए गए कि जिससे कि उनका पार्थिव शरीर ससम्मान जो है उनके गांव तक लाया जा सके। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमें अगर अचानक वायु यात्रा करनी पड़ती है तो टिकट महंगा होता है, और अगर 2 महीने पहले से टिकट ले लेते हैं तो टिकट सस्ता होता है। तो ये दौर ऐसा है, बाजार का दौर है। जब अचानक से ये ताबूत के ऑर्डर दिए गए तो औने पौने दाम लगाए गए, और हमारी जरूरत ये थी कि इस समय ह्यूमन फैक्टर जो था वो सबसे ऊपर था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जॉर्ज फर्नांडिस उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, मुझे याद है, निर्णय लिया गया, ताबूत दिए गए, और एक एक भारतीय सपूत जिसने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वीर गति को प्राप्त हुआ था, उसके पार्थिव शरीर को अपने गांव तक पहुंचाया गया। हेलो जी। कर्नल साहब। मैं रुक गया था देख के, क्योंकि ग्रुप कैप्टन, सॉरी, विंग कमांडर सयाल के पार्थिव शरीर को सम्मान दिया जा रहा था, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी ठहर गया था। परंतु समय ऐसा है कि हमें पता है कि ये घड़ी सबके जीवन में आनी है, और एक सैनिक के लिए अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर करना, इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। तो
बात को आगे जारी रखते हुए मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया कि ये ताबूत जो है वो खरीदे जाएं, और खरीदे गए और थोड़े से महंगे दामों पर खरीदे गए। लोगों ने आक्षेप लगाया कि इन्होंने हेर फेर किया है, महंगे ताबूत लिए हैं। तो देखिए, हर युग में, हर कार्यकाल में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सरकार की बुराई करेंगे। मैं ये भी कहता हूं कि सरकार की बुराई करना सही है, करिए, परंतु आप उसमें फौज को मत लेकर आइए। लोग इस कदर गिर चुके हैं, जैसे कि आपने कल बोला था कि सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा गया। ये भी कहा गया कि ये कुछ पैसों के लिए नौकरी के लिए जाते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, अगर इन्होंने प्राण दे दिए तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, इनको इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए फौज में जाते हैं। बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ट्विटर पे मैं हूं, ऐसा मीडियम है जो लोग, कोई एक ने ये भी कमेंट कर दिया कि क्यों वो कैंटीन से रम की बोतलें जो थी वो कम पड़ गई थी, उस तरीके की बातें जो हैं वो भी कहते हैं। लेकिन ठीक है, कम समझ है आदमी की, जो मर्जी आती कह देता है, परंतु अपनी जुबान पर एक लगाम लगाने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या वो व्यक्ति हो, और या वो व्यक्ति विशेष हो। मैंने ये तक देखा था कि इनके निधन पर लोगों ने स्माइली पोस्ट किए थे फेसबुक के ऊपर। पाकिस्तानी तो खैर आए ही थे कि लो तुम्हारा तेजस जो है इसे गिर गया, तो फिर मैंने उनको लिखा कि गिरते हैं शह सवारे मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। ऐसा देश जिसके पास अपनी मोटरसाइकिल बनाने की भी औकात नहीं है, केवल क्या कर सकता है, पंचर साट सकता है वो अपनी मोटरसाइकिल के, और इसके आगे काम नहीं कर सकता। वो फाइटर पायलट क्या बनाएगा या फाइटर प्लेन क्या बनाएगा। अभी खबर आई है कि बांग्लादेश जो है अपने पहले खेप फाइटर पायलट्स की भेज रही है पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने बोला ये सुसाइड मिशन की तैयारी के लिए जा रहे हैं यहाँ पर ये, क्योंकि जी ट्रेनिंग के दौरान ही टपक जाएंगे ये। तो जिस वायुसेना का ये रिकॉर्ड रहा है और जिसकी सोच ऐसी रही है, उससे आप उम्मीद कतई नहीं कर सकते। उनसे कहीं बिल्कुल ना कहीं बात तो अलग है, लेकिन जो लोग हमारे देश से करते हैं उनके लिए मैं क्या कहूं। एक बार किसी ने कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो यारों को। मैं कहता हूं ये स्लोगन बच्चे बच्चे की जुबान पे होना चाहिए, और जो आदमी देश के विरुद्ध कुछ कहता है उसको सीधा चौराहे पे खड़े होकर उसको वहां से साफ कर देना चाहिए। ये होना चाहिए नियम। देखिए, एक रेड लाइन है, आप एक समय तक सरकार की बुराई करनी करते रहिए, लेकिन जहां आपने देश के बारे में कुछ बोला, फिर आपको यहां पर जीने का अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा साफ तौर पे एक तरीके से एक सबमिशन रहेगा सरकार के लिए कि ऐसा कानून लाया जाए कि देश बिल्कुल विरोधी घटना इस पे कोई काम करेगा तो उसको फिर अपने जान से हाथ धोना चाहिए, और उसको यहाँ तो यहाँ जलाने की जगह मिलनी चाहिए, ना दफनाने की जगह मिलनी चाहिए। जैसे कि उसामा बिन लादेन से किया था ना, समुद्र में जाकर लाश को वहां पर ठिकाने लगा दिया, वैसे ही होना चाहिए। जी अवनीश जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और इसीलिए मैं 2014 से इस देश में जो भी राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ, उसको सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन, कल्चरल रेवोल्यूशन कहता हूँ। क्योंकि राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र प्रथम का भाव लेके कोई भी पार्टी अगर राजनीति करेगी अपनी, तो राष्ट्र प्रथम का मतलब हमारी सेना प्रथम, ये निश्चित भाव होगा। तो ये भाव प्रिवेल कर रहा है 2014 से लगातार। ग्रुप कैप्टन साहब, का बहुत बड़ा बिजी शेड्यूल है, दर्शकों मैं बताऊं, इसलिए मैं कैप्टन साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, हमारे रक्षा मंत्री साहब इस समय मतलब बड़ा खुला-खुला दे रहे हैं, और कल जब हम लाइव कर रहे थे कर्नल साहब के साथ, तो हमारे जो पश्चिमी कमांड के कमांडिंग ऑफिसर हैं कटियार साहब, उनकी एक बाइट मैंने सुनवाई। उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान तब तक नहीं मानता जब तक हम उसकी जमीन नहीं ले लेते, तो 71 का उन्होंने जिक्र किया। कल रक्षा मंत्री जी का बयान मैंने नहीं दिखाया था, तो आज आपके सामने मैं रक्षा मंत्री जी की बात, जो उन्होंने अब सिंध पर कहना शुरू किया है, मैं जरा उनको सुनवा देता हूँ, अपने दर्शकों को भी सुनवा देता हूँ, और चाहूंगा कि सर आप लोगों की एक्चुअल अब क्या प्लानिंग है। ये मतलब हम जैसे अपने आप को पॉलिटिकल और तमाम समझदार और दुनिया भर की बातें करने वाले समझते जरूर हैं, लेकिन सर आप लोगों ने हम जैसे लोगों की भी लाइन लेंथ बिल्कुल बिगाड़ दिया है। आपके रक्षा मंत्री ने जी ने भी बिगाड़ दिया है। सर पहले सुनिए आपके रक्षा मंत्री जी ये कह क्या रहे हैं, और इस कल कटियार साहब ने क्या कह दिया। सर जरा सुनवाते हैं दर्शकों को। लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं, और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू
और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सर ये क्या है सर? देखिए, राजनाथ सिंह जी का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले महीने का जो उनका बयान था उसके संदर्भ में हम इसको जोड़ सकते हैं। पिछले महीने जब राजनाथ सिंह जी गुजरात गए हुए थे, कच्छ गए थे, तो बीएसएफ टुकड़ी के जब वो अभिभाषण कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है। तो सिंध नदी जो है भारतीयों के लिए बहुत ही पवित्र रही है हजारों साल से। राजनाथ सिंह जी के कहने का तात्पर्य मेरे हिसाब से यही है कि जब भी दरकार पड़ेगी सिंध के जो लोग हैं वही शायद पाकिस्तान से टूटकर अलग होकर भारत के साथ विलय होना पसंद करेंगे। पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, अभी बलूचिस्तान बहुत जल्दी अलग होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा टूटने वाला है, पीओके के लोग भी बहुत ही असंतुष्ट हैं और वो पाकिस्तान के रावलपिंडी, इस्लामाबाद नेक्सस के साथ रहना नहीं चाहते। और पाकिस्तान के जो पंजाबी मुस्लिम हैं, सुन्नी मुस्लिम हैं पंजाब के, उन्होंने सिंध के लोगों को भी शायद दोयम दर्जे का नागरिक बनाया हुआ है। तो सिंध के लोगों में भी एक असंतुष्टि है। उनको लगता है कि पाकिस्तान में उन्हें बराबरी का नागरिक नहीं माना जाता। तो बहुत जल्दी वो असंतुष्ट होकर शायद विद्रोह कर दें, अपने को आजाद डिक्लेयर कर दें, या शायद अपनी मर्जी से भारत में विलय का एक प्रस्ताव भारत की तरफ रखें। ऐसी हालत में भारत सरकार शायद हर तरह से सिंध के लोगों को भारत में मिलाने की कोशिश करेगी। क्या हम हथियार का इस्तेमाल करके बलपूर्वक पाकिस्तान के सिंध को तोड़ के भारत में मिलाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। समय समय पर भारत के अलग अलग सेना नायकों ने जो बयान दिए हैं, अगर आप उसका पूरी तरह से अध्ययन करें, फिलहाल अभी तक भारत सरकार ने ऐसा कोई आयोजन प्रयोजन नहीं किया है, ना ही कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कोई ऐसा आदेश दिया गया है कि हम पाकिस्तान में घुस के उनके एक पूरे प्रांत को हासिल कर लें। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जो अभी टास्क दिया है वो है देश के आसमान की सुरक्षा, देश के जमीन की सुरक्षा और हमारी समुद्री सीमा की सुरक्षा। हाँ, अगर कोई युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ, तो फौज बोला तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ये भी आदेश दिए गए हैं कि छोटा सा एक ऑफेंसिव एक्शन कर सकते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर जाकर जमीन को होल्ड कर सकें। लेकिन क्या पूरे के पूरे सिंध प्रांत को, यानी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अंदर घुस जाना, इस तरह की कोई शायद दर्शकों को थोड़ा दर्शक आशा कर रहे थे कि मैं कहूंगा कि हमारे पास ये काबिलियत है। मैं यथार्थवादी हूं। इस तरह का कोई भी आदेश या प्लानिंग के लिए हिंट भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारी फौज को अभी तक नहीं दिया है। जी बिल्कुल सर, और स्ट्रेटेजिक तरीके से भी ये बातें कोई चर्चा के उस पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने जो एक बात कही उससे मैं एक संकेत तो पकड़ ले रहा हूं सर,
और ये मुझे आजादी दीजिएगा, मेरे दर्शक भी सहमत होंगे। सर आपने कहा कि अगर वहां के लोग खुद ही कहें कि नहीं साहब अब हमें भारत के साथ जाना है, तो 4-5 किलोमीटर यानी कि बॉर्डर के आसपास वो बढ़िया रास्ता बना देना और कह देना कि हाँ, हाँ ठीक है। आप अगर बिल्कुल हमारे साथ आना चाहते हैं तो चलिए 5 किलोमीटर, आपने 5 किलोमीटर का नाम लिया सर, स्ट्रेटेजिक तरीके से 5 किलोमीटर अंदर गए और कहा चलिए साहब, भारत माता की जय बोलिए और तिरंगा यहाँ पर लहराते हैं। हालाँकि कल कर्नल साहब ने कुछ और भी इशारा दिया कि भाई हम करना नहीं चाहते हैं। लगभग आप लोगों का इशारा उसी तरह का है। कटियार साहब जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने भी जो कहा और रक्षा मंत्री जी ने भी यही कहा। तो सर आप सब मिले हुए हो, ये तो साफ तौर पर ज़ाहिर हो रहा है कि आप सब मिले हो। बाकी ये है कि हम करोड़ों-करोड़ों भारतीयों की शुभकामनाएँ आपके साथ, हमारी शक्ति आपके लिए और इन 2 उँगलियों से हम लगातार 14 से एक ऐसी सरकार भी लेके आ रहे हैं। जनता अपना काम कर रही है सर, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। एक दिन इन्हीं संयुक्त प्रयासों से एक जॉइंट ऑपरेशन हो जाएगा। मैं जॉइंट ऑपरेशन जब कहता हूं तो मिलिट्री अपना काम करेगी, जनता हमारा काम करेगी और उधर के लोग अपना काम करेंगे, चाहे वो बलूचिस्तान हो और चाहे सिंध हो। सर पीओजेके का तो मामला आप बताइए, आप लोगों ने मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि हम जैसे लोग पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि सर पीओजेके कब लेंगे। वो तो लग रहा है कि आप किसी भी दिन कह देंगे कि पीओजेके आ गया भाई, चलो ऐश करो, दिवाली मनाओ। तो आप लोगों ने उस सवाल को इतना गौड़ कर दिया है। ये एक बदला हुआ भारत है जहां हमारी भारतीय सेनाएं और हमारे प्रधानमंत्री जब जनसेवक ये कहते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये आप जैसे लोग तय करेंगे, यानी भारत की सेना तय करेगी। तो फिर हमें तो रोज शाम को अपने घर के बाहर की लाइट जलानी है, डिनर करना है और अपने घर की लाइटें ऑफ करके सुरक्षित ढंग से सो जाना है। ये हौसला हमें आप लोगों से मिलता है। कर्नल साहब, चूंकि ग्रुप कैप्टन साहब को थोड़ा-सा व्यस्तता है, एक दूसरे कार्यक्रम में भी आपको जाना है, तो मैं चाहूँगा कि मतलब आप लोगों से बातचीत कब रोकूँ ये मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। एक अलग वीडियो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन कल चूँकि हमने प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए आज इस संक्षिप्त वीडियो में आपसे अंतिम टिप्पणी कर्नल मैंग चौबे साहब और उसके बाद सर देवनाथ सर आप, उसके बाद ये कार्यक्रम आपकी व्यस्तता को देखते हुए समाप्त करेंगे। कर्नल साहब प्लीज़। देखिए इस मुझे समय निकलना पड़ेगा, मुझे निकलना पड़ेगा। वो ओ मैसेज बोल रहे हैं जॉइन करने के लिए। ओके सर, ठीक ओके ठीक सर। है सर। हम और कर्नल जय हिंद साहब सर। अगले 10 मिनट के लिए अगर आपकी आज्ञा हो तो सर जी जी आपकी जी जी। अंतिम टिप्पणी 1 लाइन सर। आप जय हिंद बोल देंगे उतना ही हमारे और हमारे दर्शकों के लिए पर्याप्त है। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। भारत भारत माता की माता जय। की जय। ठीक है सर। धन्यवाद सर। कर्नल जी साहब, जी कल चूँकि प्रॉमिस हो गया था और जी तेजस पर बहुत आवश्यक था दर्शकों ये बात। थोड़ा-सा अब हम लोग और बात करते हैं उसके बाद आज की इस चर्चा का समापन भी किया जाएगा। सर, मैंने अभी ग्रुप कैप्टन साहब के रहते हुए उनके सामने कहा कि आप लोगों ने पीओजेके नाम की चीज़ को इतना गौड़ बना दिया है, तो ऐसा तो नहीं है आप कहेंगे दाएँ देखो और बाएँ से कुछ आ जाएगा? क्योंकि अवनीश उस पर जी, तो हमारा क्लेम बनता है सर, वो तो हमारा ही है। जब ऑपरेशन सिंदूर था उसको रोकने का, स्थगित करने का फैसला जब लिया गया, तो करीब-करीब हर भारतीय जो था वो शुभ था। कुछ नाराज़ भी था। देखिए नाराज़गी होती है, अपनों से होती है, परायों से नाराज़गी नहीं होती है। तो नाराज़गी मोदी जी से थी कि मोदी जी आपने क्यों ब्रेक लगा दिए? इस समय हमारी गाड़ी बढ़िया स्पीड पकड़ रही थी, एक झटके में पीओजेके भी ले लेते। और लोग ये सोचकर परेशान थे कि हमने किया क्यों नहीं? जब हमारे पास सब कुछ था, सैन्य शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, सब कुछ थी, तो क्यों रोका उसको? तो अवनीश जी मैंने एक छोटा-सा उदाहरण दिया था और वो उदाहरण इस प्रकार से था कि यदि आपके पास में एक अंडा है और उस अंडे को आप अपने हाथ में रखते हैं और उस अंडे को आप लेके मसल देते हैं, तो मसलने से क्या होगा? अंडा फूट जाएगा, हाथ गंदा होगा, धरती नीचे से वो भी गंदी होगी, बदबू अलग से आएगी और अंडा किसी काम का नहीं रहेगा। परंतु उसी अंडे को आप मुर्गी के पास छोड़ दें, मुर्गी को उस पे बैठ के सेने दें उसको और उस सेने की प्रक्रिया को आप एन्जॉय करें, तो कुछ समय के बाद में उसमें से एक सुंदर सा जीव उत्पन्न होगा। इतना कह के मैंने अपनी वाणी को विराम दिया था और ये कहा था कि भारत की जनता अंडे के सेने की प्रक्रिया को एन्जॉय करे। तो अब आप देख रहे हैं कि हम लोग अंडे के सेने की प्रक्रिया को एन्जॉय कर रहे हैं। उस समय अगर जाते हम कुछ करते तो उस समय वो इलाका हमारे लिए तैयार नहीं था।
अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुर्गी बैठी हुई है, अंडा से रही है, और अंडा जो है, चूजा अंदर से हरकत भी कर रहा है। हरकत से मेरा मकसद है कि आप देखिए वहां पर लोग जो हैं वो खुद खड़े हुए हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना? तो उसको, उस अंडे के सेने की प्रक्रिया को एंजॉय करें, हाथ में बेशक पॉपकॉर्न रख के बैठे और उसको टूंगते रहें और मजा लें। और जब समय आएगा, अपने आप वो भारत के साथ विलय करने को तैयार हो जाएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। तो उसमें ऐसा है कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, न जाने कितनी सारी उपमाएं दी जा सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है मैं बलूचिस्तान के साथ में भी देख रहा हूँ। इस समय हम लोग हस्तक्षेप ना बलूचिस्तान में कर रहे हैं, ना पीओजेके में कर रहे हैं, ना सिंधु देश में कर रहे हैं। परंतु वहां के आंतरिक फूट और कलह जो है वो सामने निकल के आ रही है। आज सुबह आपने देखा होगा कि 2 पावरफुल बॉम्ब जो थे वो एफसी हेडक्वार्टर्स के सामने फूटे हैं पेशावर में, बिल्कुल। है ना? अफरा-तफरी मच गई, गोलीबारी हुई वहां पर, लोगों के वीडियो आ गए कि उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए, आने-जाने की जगह कोई छोड़ी नहीं है। पाकिस्तान का सीधा सा एक तरीका होता है, जैसे कुछ हो, सबसे पहले तो आम नागरिक की बैंड बजा दो, बैंड बजा दो। है ना? और ये उनका काम करने का तरीका है। अब देखिए, राजनाथ सिंह जी का वीडियो देख के मेरे ज़हन में चीज़ आई थी और मैंने उसको ट्वीट भी किया था कि लोग बात करते हैं गज़वाए हिंद की, ऐसा ना हो कि भगवाए सिंध हो जाए। और राजनाथ सिंह जी ने बड़े प्यार से वो इशारा कर दिया और मुस्कुराते हुए इशारा किया। राजनाथ सिंह जी की मुस्कुराहट जो है ना, वो बड़ी बढ़िया है वो। जब वो मुस्कुराते हैं तो वो बहुत कुछ कह जाते हैं मुस्कुराहट में। तो हो सकता है भगवाए सिंध का समय जो है वो बहुत ही समीप हो। जी अवनीश जी। बिल्कुल सर। और हम एक ग्रुप पे बात हो रही थी, तो वहाँ एक हमारे वरिष्ठ ने उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर ये हो जाता है तो फिर इसकी कनेक्टिविटी क्या शानदार बनेगी। अरे सीधा रास्ता हो जाएगा अमरकोट को चीरते हुए चोलिस्तान, और चोलिस्तान से निकल आए कराची। और कुछ समय पहले, उस समय मेरे समझ में भी नहीं आई थी, प्रारंभ के दशकों, आपको याद होगा जब सर क्रीक पे कुछ एक्टिविटीज हो रही थी, तो उस पर हमने एक वीडियो किया था। लेकिन उस समय हम इसको कहीं से सिंध से नहीं जोड़ पाए थे, हम सूंघ तक नहीं पाए थे, हकीकत की बात ये है। तो एक सज्जन ने आज उसी ग्रुप में लिखा कि यार ये तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तानियों के सामने आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन आ गया, और ये सिंध का मसला इतनी बुरी तरह से वहां पर निकल के आ गया है। तो ये एक नया दृष्टिकोण है। और निश्चित तौर पर अपने दुश्मन को, जो हमारा भला न चाहता हो, जो हमारे यहाँ आतंक बरपाता हो, जो धर्म पूछ कर हमारे सनातनियों की हत्या करता हो, इस तरह की चीजों को प्रायोजित करता हो, और उसी के साथ ये दुख के साथ कर्नल साहब कहना पड़ता है, जब उसको हमारे यहाँ के भी कुछ कपूत, जिसको आधा मोर्चा बोलते हैं, जिसमें सब शामिल हैं, मैं किसी समुदाय विशेष को नहीं कह रहा हूं, वो इकोसिस्टम, वो कांग्रेसी इकोसिस्टम, वो ट्विटर पर मजाक उड़ाने वाले, वो अंदर अंदर खुशी मनाने वाले, वो इमोजी देने वाले, ये कौन है? लाफिंग इमोजी देने वाले कौन है? ये सारे वही आधा मोर्चा है जो भारत का अपने आप को कहता जरूर है, लेकिन उसी राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहना पड़ता है कि एक सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं कर सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट भावनात्मक रूप से राहुल गांधी को सच्चा भारतीय नहीं मानता। नहीं और अगर मानता। भारतीय कोई सच्चा नहीं है तो वो भारतीय नहीं है, क्योंकि झूठे भारतीय की भारत में कहीं कोई जगह नहीं है। दर्शकों, चाणक्य हमने का आपको आपसे ध्यान वादा है? किया था। जी जी सर। चाणक्य ने एक बात कही थी कि विदेशी महिला से उत्पन्न हुआ पुत्र जो है वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। तो हमारे बड़े बूढ़े जो कह गए हैं उन बात में बहुत गहराई है। बिल्कुल सर। बस मैं केवल इतना कहना बिल्कुल सर। चाहूंगा। बिल्कुल सर। और और ये सच दर्शकों, करने पे जैसा कि तुम। हमने कल आपसे ये वादा किया था, कर्नल साहब ने इसकी घोषणा की थी, और कर्नल साहब ने ही हमें ये सौभाग्य दिया कि ग्रुप कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े। और आज उनकी व्यस्तता चूंकि कहीं दूसरे कार्यक्रम के लिए भी थी, तो ये चर्चा आपको लग रहा होगा कि जितनी बड़ी होनी चाहिए, जितने विस्तार से होनी चाहिए, उतने नहीं हो पाई है। लेकिन मैं ऑन कैमरा कर्नल साहब से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि हम बहुत जल्दी ग्रुप कैप्टन साहब के साथ और आपके साथ अलग अलग विषयों पर, भारत की रक्षा, भारत का समाज, भारत की जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति, इन सब पर बात करेंगे। क्योंकि आप जैसे लोग जिनका बैकग्राउंड सेना का है, उनके लिए राष्ट्र प्रथम उनके सामने उच्चारित करने की भी कोई आवश्यकता कभी नहीं हो सकती। और आप लोगों के मुंह से जब दर्शकों तक ये बात पहुंचती है, आम भारतीय तक ये बात पहुंचती है, तो सच कहूं, जो हृदय को गदगद तो होता ही है, बुद्धि
खुल जाती है और उसी के साथ भुजाएं फड़कने लगती हैं, क्योंकि हमें तो साहब सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। एक में लोकतंत्र की स्याही लगवानी है, दूसरे में ईवीएम का बटन दबाना है और सब कुछ होते हुए देखते जाना है। कर्नल साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और कर्नल मयंक चौबे साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद।